नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से बीएलएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का 4th यूनिट, जिसको पहला टॉपिक है निर्धनता, पॉवर्टी, जिसको हम गरीबी भी कहते हैं। तो निर्धनता समझने के लिए हम सब लोग सबसे पहले हम इसका देखेंगे कई पार्टों में। सबसे पहला है पॉवर्टी होती क्या है। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे निर्धनता का। उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसकी डिफिनीशंस, निर्धनता की क्या डिफिनीशंस दी गई हैं। उसके बाद देखेंगे पार्ट ऑफ पॉवर्टी या टाइप ऑफ पॉवर्टी कि कितने प्रकार की पॉवर्टी होती है निर्धनता। उसके बाद देखेंगे क्या क्या कारण हैं इंडिया में गरीबी के। उसमें मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला है सोशल कॉज, सामाजिक कारण। दूसरा है इकोनॉमिकल कॉज, आर्थिक कारण। तीसरा है पॉलिटिकल कॉज, राजनैतिक कारण। चौथा है पॉपुलेशनल कॉज, जनसंख्यात्मक कारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल डिस इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो डिस इम्पैक्ट हैं हमारे समाज पर गरीबी के, वो क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा गरीबी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट की द्वारा कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो पॉवर्टी को समाप्त करने में सहायक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का, निर्धनता, पॉवर्टी या गरीबी। तो लेट्स निर्धनता। सबसे पहले निर्धनता एक अभिशाप की तरह है। अंतर केवल यह है कि कुछ देशों में कम लोग गरीब हैं, जबकि कुछ देशों के अधिकांश लोगों का जीवन इस समस्या से प्रभावित है। अर्थात इसमें बताया गया कि एक अभिशाप है निर्धनता। कुछ देशों में गरीब लोगों की संख्या कम है, जबकि कुछ देशों में गरीब लोगों की संख्या अधिक है। भारत में निर्धनता मुख्य रूप से हमारी परंपरागत सामाजिक समस्याओं का परिणाम है, यानी कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उन्हीं के द्वारा गरीबी उत्पन्न हुई है भारत में। इस सामाजिक संरचना में देश की आधी से अधिक आबादी को आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता है। यानी कि गरीबी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हमारे देश की आधी से अधिक आबादी को सभी प्रकार के अवसर नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इसका तात्पर्य है कि निर्धनता का संबंध विभिन्न प्रकार के अभावों से होने के साथ ही सामाजिक वंचन, सोशल डिप्रीविएशन से भी होता है। ये था हमारा परिचय, यानी कि निर्धनता क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निर्धनता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो स्टार्ट करते हैं निर्धनता की अवधारणा। तो विभिन्न विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धनता को परिभाषित किया है। सबसे पहले एक व्यक्ति हुए गिलिन और गिलिन। उन्होंने क्या परिभाषा दी निर्धनता की, आइए देखते हैं। तो गिलिन और गिलिन ने बताया कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय और विचारहीन व्यय के कारण जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक व मानसिक कुशलता बनी रह सके, और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जिसका कि वह सदस्य जीवन व्यतीत कर सके। तो एक बहुत ही सुंदर डिफिनीशन दी गई है गिलिन और गिलिन के अनुसार निर्धनता की। उन्होंने बताया है कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय, यानी कि आय भी पर्याप्त नहीं होगी या व्यय उसका बहुत ही विचारहीन होगा, उसके कारण वह अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाएगा जिसके कारण वह शारीरिक व मानसिक कुशलता उसकी बनी रह सके, और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है जीवन व्यतीत कर सके। आगे देखते हैं हम लोग अगली डिफिनीशन वीवर के शब्दों में। तो वीवर महोदय ने क्या बताया निर्धनता के बारे में, देखते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धनता को रहन सहन की एक सामाजिक दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि एक निर्धनता हमारे समाज की एक रहन सहन की दशा है जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता का अभाव होता है। यानी कि निर्धनता हमारे समाज की एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसमें व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य व शारीरिक कुशलता का अभाव होता है। यानी कि निर्धन लोगों का स्वास्थ्य व शारीरिक कुशलता अपेक्षाकृत कम सुंदर होगा। अब देखते हैं इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निर्धनता एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसका मानदंड व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त न हो सकना है। यानी कि व्यक्तियों की जो न्यूनतम सुविधाएं हैं अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उनको हम निर्धन कह सकते हैं। न्यूनतम जीवन स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होने के कारण निर्धनता के किसी साधारण मापदंड का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कसौटियों के आधार पर निर्धनता को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा
ये अब तक हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ पॉवर्टी, टाइप ऑफ पॉवर्टी। तो उपयुक्त कसौटियों के आधार पर निर्धनता को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है चरम निर्धनता, दूसरा है सापेक्षिक निर्धनता। चरम निर्धनता क्या है? चरम निर्धनता एक ऐसी निर्धनता है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, उन आवश्यकताओं को जब व्यक्ति नहीं पूरा कर पाता है तो वो चरम निर्धनता की श्रेणी में आता है। दूसरा है सापेक्षिक निर्धनता। तो इस निर्धनता में बताया गया है कि विभिन्न समाजों में जीवन स्तर के मानक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस कारण अमेरिका या जापान में जिस स्तर के लोगों को निर्धन माना जाता है, भारत के मानकों के हिसाब से उन्हें निर्धन नहीं कहा जाएगा। तो हम समझाते हैं कि सापेक्षिक निर्धनता क्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अमेरिका या जापान में रह रहा है, अमेरिका या जापान में, तो उसकी जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो भारत के प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका में गरीब है तो ऐसा नहीं होगा कि वो भारत में भी गरीब माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा, बल्कि जो अमेरिका जापान में विकसित देश है इनके गरीब व्यक्ति भी भारत के हिसाब से एक अमीरों की श्रेणी में आएंगे। जबकि भारत की तुलना अगर अफ्रीका के साथ की जाए तो भारत के निर्धन लोग अफ्रीका के अधिकतर देशों की तुलना में अमीर होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारत निर्धनता उत्पन्न हुई है। भारत में निर्धनता के कारण, कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, देखते हैं ये। यह कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं। देखिए क्या कितने खूबसूरत पंक्ति लिखी है कि भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं। भारतीय परिस्थितियों में यह कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। यानी कि भारत के संदर्भ में एक बहुत ही शानदार कथन है। उसमें बताया गया है कि भारत एक धनी देश तो है लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत ही सक्षम है भारत, जिसको पुराने समय में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है या जो सामाजिक संरचना है वो अभी भी निर्धनों वाली है। यहाँ की निवासी अभी भी निर्धन हैं। तो क्या क्या मेन रीजन है भारत में गरीबी के, आइए देखते हैं। तो ये भारत में गरीबी के जो कारण है उसको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है सामाजिक कारण, दूसरा कारण हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण, तीसरा पढ़ेंगे राजनैतिक कारण और चौथा पढ़ेंगे जनसंख्यात्मक कारण। तो सामाजिक कारण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि समाज में ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण निर्धनता उत्पन्न हुई है। तो पहली है जाति व्यवस्था। समाज के अंतर्गत जो मूल संरचना है वो है जाति व्यवस्था भारतीय संदर्भ में। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का व्यवसाय जन्म से ही निर्धारित होता है। वह अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है। जाति व्यवस्था के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहता जो उसको मर्यादा के विरुद्ध हो, चाहे उसका व्यवसाय कितना ही लाभ क्यों ना प्रदान करे। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो जन्म से ही अपने व्यवसाय के प्रति बढ़ जाता है। यानी कि अगर जन्म उच्च श्रेणी में हुआ हो तो उच्च वर्ग के व्यवसाय वो करेगा, निम्न श्रेणी में हुआ तो उसके व्यवसाय भी निम्न श्रेणी के अनुसार हो जाएंगे। उसके व्यवसाय में उसकी योग्यता व क्षमता का निर्धारण नहीं होता है, जो बहुत ही गलत है, जिसके कारण निर्धनता लगातार चलती रहती है। दूसरा है संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था कितने हद तक उत्तरदायी है निर्धनता में भारत के सामाजिक संरचना में, आइए देखते हैं। तो संयुक्त परिवार में बाल विवाह का प्रचलन होने के कारण जनसंख्या में भी तेज़ी से वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है जितने भी संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ में विवाह बाल विवाह होता है। वहाँ के बच्चों का बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जाती है। और जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ के सदस्यों का जीवन स्तर हमेशा निम्न श्रेणी में बना रहता है, कभी भी उच्च श्रेणी का जीवन स्तर नहीं व्यापन कर पाते और वो हमेशा निर्धन बने रहते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक कारण में अशिक्षा। तो भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार अब तक जनसंख्या का केवल 65.38 भाग ही साक्षर है। यानी कि सिर्फ लगभग 66% लोग ही साक्षर हैं 2001 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 74% लोग ही साक्षर हैं। हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। दूसरी ओर भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली में नवयुवकों में शिक्षा प्राप्त करके नौकरी की प्रवृत्ति उत्पन्न की है। अर्थात यदि
आदमी साक्षर भी होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य साक्षर होने के बाद नौकरी लेना होता है, ना कि नौकरी प्रदान करने वाला बनना। यानी कि वो बिजनेस करना नहीं करना चाहते, बल्कि वो नौकरी करना चाहते हैं, जिससे उनका आर्थिक विकास रुक गया है। अर्थात अशिक्षा एक बहुत हद तक निर्धनता के लिए उत्तरदायी है सामाजिक कारणों में। अब दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कॉज। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आर्थिक कारण हैं समाज में गरीबी के। तो पहला जो आर्थिक कारण है वो है पिछड़ी हुई खेती। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सन 2001 के अनुसार लगभग 62% लोग कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। इसके बाद भी यहाँ खेती की दशा बहुत पिछड़ी हुई है। हमारी कृषि आज भी एक बड़ी सीमा तक प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्राकृतिक संकट निर्धनता की समस्या को सदैव गंभीर बनाए रखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत की जो एक देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। जब इसके लोग हैं जो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, फार्मिंग है, लेकिन जो है अगर ट्रेडिशन है खेती करने का वो अभी भी ओल्ड ट्रेडिशन है। यानी कि हम अभी भी कुछ पुरानी फसलों पर ही अटके हुए हैं, जबकि नई चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी खेती है वो पूर्ण रूप से मौसम यानी कि प्रकृति पर आधारित है। तो जिसके कारण प्राकृतिक संकट निर्धनता की समस्या को हमेशा गंभीर बनाए रखते हैं कि कभी भी कोई प्राकृतिक संकट होगा तो हमारी खेती अच्छी नहीं होगी और अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इसमें आर्थिक कारण में वो है धन का दोषपूर्ण संचय, कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार कुछ पूंजी संचित कर लेते हैं वे उसका उचित रूप से उपयोग करना नहीं जानते। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पैसे कमाता भी है तो उसका उपयोग नहीं करता है अच्छी तरीके से, बल्कि वो ऐसे जगहों पर पैसे लगा देता है कि जहाँ पर सिर्फ हम पैसे रख देते हैं और उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। जैसे धन या जेवरों के रूप में संदूकों में बंद करके रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो पाता। यानी कोई भी व्यक्ति अगर धन का संचय कर भी लेता है तो उनको सही स्थान पर नहीं लगाता है, वो बल्कि धन को जेवरों के रूप में संदूकों में रख लेता है, जिसके फलस्वरूप वह पैसों से पैसे नहीं बना पाता, जो एक निर्धनता का एक बहुत प्रमुख कारण है। उसके बाद है प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलामिटी। तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर है। कभी सूखा, कभी अकाल तो कभी अत्यधिक वर्षा के कारण फसलें खराब हो जाती हैं और कृषि करने वाले किसान अपने वर्ष भर के परिश्रम का प्रतिफल पाने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी पहले ही हमने बताया, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जब भी भारत की कृषि अच्छी नहीं होगी तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में हमेशा डाउनफॉल हो जाएगा। तो बताया गया जब भी प्राकृतिक प्रकोप होगा, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल की स्थिति हो जाए, तब कृषि में जो साल भर की खेती करते हैं किसान, वो अपने परिश्रम का प्रतिफल पाने से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में उनका निर्धन होना स्वाभाविक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक नीतियाँ सफल नहीं हो पाती हैं। करों की चोरी के कारण सरकार की आय बहुत कम रह जाती है, जिसके कारण वे बहुत सी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ बनी रहती है। अगला है हम लोग का राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज फॉर पॉवर्टी। तो पहला इसमें ब्रिटिश लोगों ने कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ थी जो अभी भी हमको गरीब बनाए हुए हैं। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय संपत्ति का इतना शोषण हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था सदैव के लिए विघटित हो गई। यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जिसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश लोग, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को इतना ज़्यादा आघात पहुँचाया कि वो हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए विघटित हो गई। ब्रिटिश नीति के कारण शासन व्यवस्था में भी लाल फीताशाही का बोलबाला हो गया। लाल फीताशाही यानी कि अफसरशाही का बोलबाला हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जन सामान्य की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सका है और अभी भी होने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद है राजनीतिक दलबंदी, यानी कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके बारे में बताया गया इसमें। तो भारत में निर्धनता के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी बहुत बड़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं। वर्तमान स्थिति में अधिकांश दलों का उद्देश्य किसी न किसी प्रकार से सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना हो गया है। यानी कि सिर्फ पार्टियों का उद्देश्य होता है कि हम किसी न किसी प्रकार से सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर लें, और संपन्न वर्ग द्वारा गरीब लोगों का शोषण किया जाता है, जिससे निर्धनता को दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें राजनीतिक कारणों में, तो उसका राजनीतिक कारणों में निर्धनता का मुख्य कारण आएगा वो राजनीतिक दलबंदी है। यानी कि पार्टियां जो होती हैं वो ऐसे से लुभावने सपने दिखा देती हैं समाज को, जिससे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में काफ़ी अंतर हो जाता है और वो हमेशा
निम्न वर्ग निर्धन ही बने रहते हैं। अगला जो कारण है हम लोगों का वो है जनसंख्यात्मक कारण, पॉपुलेशनल कॉज। तो जनसंख्यात्मक कारण है इसमें कि भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या यहाँ की निर्धनता का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई है। जनसंख्या में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ हमारी निर्धनता में वृद्धि हुई है, यानी कि जनसंख्या जितनी तीव्रता के साथ बढ़ेगी हमारी निर्धनता भी उतनी ही तीव्रता के साथ बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण भारतवर्ष में गरीबी भी लगातार बढ़ रही है। सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से अशिक्षा, अज्ञानता, बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी, कुपोषण आदि को प्रोत्साहन मिलता है। यह सभी समस्याएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता की समस्या में वृद्धि करती हैं। तो जितनी भी यहाँ पर समस्याएं बताई गई हैं ये सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं निर्धनता की समस्या में वृद्धि करती हैं। अर्थात यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी को बढ़ना ही बढ़ना स्वाभाविक है। अगला है कौन कौन से डिसइम्पैक्ट हैं पॉवर्टी के सामाजिक दुष्परिणाम, निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम। तो पहला अपराधों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रिमिनल केसेस। तो निर्धनता से समाज में तरह तरह के अपराधों में वृद्धि हुई है। साधारणतया कोई व्यक्ति जब ईमानदारी से पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं कर पाता तो वह चोरी, डकैती, हत्या आदि द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न करता है, जिससे अपराधों में वृद्धि होती है। ये अपराधों में वृद्धि होने का मुख्य कारण है निर्धनता। दूसरा कारण है बाल अपराधों में वृद्धि। निर्धन परिवारों में बच्चों से कम आयु में ही नौकरी करवाई जाने लगती है, जिसके फलस्वरूप बच्चे आरंभ से ही अनुशासनहीन हो जाते हैं और उनकी संगति बिगड़ जाती है और वे आपराधिक कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं और वे लगातार ऐसे अपराधों को करते हैं जिससे वे अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन कर सके, लेकिन इस तरह वो निर्धन होते हुए भी अपराध करते रहते हैं। अगला जो डिसइम्पैक्ट है वो है निर्धनता की संस्कृति का विकास। तो आधुनिक समाजशास्त्रियों का मानना है कि निर्धनता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम निर्धन समाज में एक निर्धनता की संस्कृति का विकसित हो जाना है। यानी कि जो समाजशास्त्री हैं उनका मानना है कि जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो है निर्धन समाज में निर्धनता की संस्कृति का विकास। यानी कि अगर हम लोग लगातार निर्धन होते चले जाएंगे, लगातार निर्धन रहेंगे तो हमारी संस्कृति भी वैसी हो जाएगी कि हम लोग निर्धन संस्कृति में जीने के इच्छुक हो जाएंगे और अपनी दशा में रहने के अनुकूल हम खुद को बना लेंगे। तो एक बहुत ही बुरा डिसइम्पैक्ट है हमारी निर्धनता में, निर्धनता की संस्कृति का विकास। अब हम देखते हैं कि निर्धनता निवारण के क्या क्या उपाय हैं। पॉवर्टी इरेडिकेशन, निर्धनता निवारण के कौन कौन से उपाय हैं आइए देखते हैं। तो यद्यपि भारत में निर्धनता की समस्या अत्यंत गंभीर है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस समस्या का निराकरण नहीं किया जा सकता। यानी कि समस्या तो गंभीर है भारतवर्ष में निर्धनता की, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। अब कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम इनको निर्धनता को दूर कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो पहला जो उपाय है वो है कृषि में सुधार, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अर्थात हम जब कृषि में सुधार करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और हमारी निर्धनता कम होगी। तो बताया गया है इसमें कि भूमि में सुधार, सिंचाई की उन्नत सुविधाओं, कृषि के नए उपकरणों, अच्छी खाद और सघन खेती के प्रयोग के द्वारा कृषि में सुधार संभव होगा, जिसके कारण अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और निर्धनता समाप्त होगी। दूसरा है शक्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग। भारत में निर्धनता दूर करने के लिए शक्ति के साधनों का विकास अत्यधिक आवश्यक है। जल विद्युत के उत्पादन से नए व पुराने उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा है परिवार नियोजन। निर्धनता का मुख्य कारण अति जनसंख्या है। परिवार नियोजन का अधिक से अधिक प्रचार करके जनसंख्या को कम किया जा सकता है। इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और व्यक्तियों के रहन सहन के जीवन स्तर में सुधार होगा। अगला है साख सुविधाओं में वृद्धि। आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग तथा साख सुविधाओं की व्यवस्था करना भी आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने जो संचित धन है उसका सही रूप से इस्तेमाल कर सके। भी कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जो सरकार कर रही है निर्धनता दूर करने में आइए लास्ट में देखते हैं। तो निर्धनता दूर करने में सरकार के प्रयत्न, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशंस। तो निर्धनता की समस्या तथा इसके दुष्परिणामों को देखते हुए आज सरकार अनेक प्रयत्नों के द्वारा स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले सरकार कर रही है कृषि का विकास। तो सरकार ने कृषि विकास को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। इस संबंध में छोटी व बड़ी सिंचाई योजनाएं आरंभ की गई हैं तथा ग्रामीणों को सहायता प्रदान की जा रही हैं। यानी कि अगर कृषि में सुधार हो सकता है तो हमारी निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है कृषि के द्वारा।
दूसरा है रोजगार की सुविधाएं, यानी कि अधिक से अधिक रोजगार की उपलब्धता प्रदान की जाए सरकार के द्वारा। तो सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए रोजगार की सुविधाओं में व्यापक वृद्धि की है। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक रोजगार केंद्र की स्थापना की गई है तथा प्रत्येक महीने में रोजगार जिले के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है इन केंद्रों के द्वारा। अगला पॉइंट है परिवार नियोजन को प्रोत्साहन। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने अनेक परिवार नियोजन का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है तथा इन सभी प्रयत्नों से सन 2005 तक भारत में जन्म दर घटकर 24:20 हो गई थी, यानी कि जो 24 अनुपात था जन्म दर का वो 20 हो गया था 2005 में। अगला जो सरकार द्वारा की गई योजना है वो है पोषण की सुविधाएं। उचित पोषण किस व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि करके उसकी आर्थिक समस्या का समाधान करने में सहायक होता है, यानी यदि किसी व्यक्ति का पोषण अच्छा होगा तो शारीरिक रूप से मजबूत होगा और वो उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, और जब किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ेगी तो वो अधिक धन कमा सकता है, जिसके द्वारा उसकी निर्धनता को समाप्त किया जाएगा। बच्चों को विटामिन ए से युक्त खुराक देना, गर्भवती स्त्रियों के लिए आयरन व फोलिक एसिड युक्त गोलियों की व्यवस्था करना तथा सन 1954 के अधिनियम द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम आदि ऐसे बहुत से प्रमुख कार्य हैं जो सरकार के द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये सेशन हमारा समाप्त होता है। नमस्कार। आपको इस सेशन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।